हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर सिटी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे हम हिंदी साहित्य को। ये इसका लेक्चर नंबर 3 है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, जिनका काल था 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में 4 तरह की भाषाएँ आती हैं: पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश और अपभट्ट। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पाली के बारे में। भगवान बुद्ध के जन्म से भारतीय आर्य भाषा विकास के मध्यकाल में प्रवेश कर चुकी थी। तो जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था तो भगवान बुद्ध के जन्म तक भारतीय आर्य भाषा थी ना, उनका विकास हो गया था और वो मध्यकाल में प्रवेश कर चुकी थी। 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक के 1500 वर्षों तक भारतीय आर्य भाषा विभिन्न प्राकृतिकों तथा अपभ्रंश के रूप में विकसित हुई। तो विभिन्न प्राकृतिक हैं, कौन से प्राकृतिक हैं वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और अपभ्रंश के रूप में विकसित हुई थी कौन? भारतीय आर्य भाषाएं, ठीक है, जिनका काल है जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, तो फिर से एक बार देख लेते हैं कि भगवान बुद्ध के जन्म तक भारतीय आर्य भाषा विकास के मध्यकाल में प्रवेश कर चुकी थी। 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक के 1500 वर्षों तक भारतीय आर्य भाषा विभिन्न प्राकृतों तथा अपभ्रंश के रूप में विकसित हुई थी। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की जननी बनी थी, ठीक है। तो क्योंकि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं के बाद हम पढ़ेंगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को, तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं किसकी जननी थी? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की। आर्य भाषा के मध्यकालीन स्वरूप को 3 भागों में बांटा गया है, जिनका वर्णन निम्नलिखित है। नंबर 1 पाली, फिर है प्राकृतिक, फिर है अपभ्रंश, और अपभ्रंश का ही एक और विकसित रूप है अपभट्ट, ठीक है। तो टोटल वैसे 3 है, लेकिन हम इसे 4 में भी पढ़ सकते हैं: पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश और अपभट्ट। लेकिन अपभ्रंश और अपभट्ट लगभग एक ही हैं, क्योंकि अपभ्रंश का ही दूसरा नाम हम अपभट्ट कह देते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पाली के बारे में। पाली को प्रथम प्राकृत कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है पेपर में कि प्रथम प्राकृतिक किसे कहा जाता है, तो वह है पाली। इसमें बौद्ध साहित्य की रचना हुई थी। इस भाषा में त्रिपिटक ग्रंथ हुए थे। कौन से? सुत्त पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम पिटक। इस भाषा में रचना हुई थी इन तीनों त्रिपिटक ग्रंथों की। किस भाषा में? पाली भाषा में। सुत्त पिटक साधारण बातचीत के ढंग पर दिए गए बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। तो क्वेश्चन कहीं से भी बनेगा। अभी इस वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि जब हम पाली के बारे में पढ़ लेंगे तो मैंने चैप्टर वाइज जो टॉपिक वाइज हैं इनको 1 लाइनर में कन्वर्ट कर दिया है, जिससे कि जितने भी क्वेश्चन बनते जा रहे हैं हम साथ के साथ करते चलेंगे। तो विनय पिटक में बुद्ध की उन शिक्षाओं का संकलन है जो उन्होंने समय समय पर संघ संचालन को नियमित करने के लिए दी गई थी। तो ठीक है, हमने कहा कि इस भाषा में त्रिपिटक ग्रंथों की रचना हुई थी। पहला है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में क्या कहा गया है? सुत्त पिटक साधारण बातचीत के ढंग पर दिए गए बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। दूसरा है त्रिपिटक ग्रंथ विनय पिटक। इसमें बुद्ध की उन शिक्षाओं का संकलन है जो उन्होंने समय समय पर संघ संचालन को नियमित करने के लिए दी गई थी। और तीसरा त्रिपिटक ग्रंथों में है अभिधम पिटक। इसमें चित्त, चैतसिक आदि धर्मों का विशद विश्लेषण किया गया है। तो इसमें से 4-5 क्वेश्चन बनेंगे। अभी हम वीडियो के एंड में देखेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, तब आपको क्लियर होगा कि हम किस तरह से पढ़ने वाले हैं, जिससे कि हमारी सारी चीज़ें क्लियर होती जाएँ और हमें साथ के साथ लर्न होता रहे। पाली भाषा की प्रथम देशीय भाषा थी, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि भारत की प्रथम देशीय भाषा कौन सी थी, तो वो भी है पाली। और ऊपर हमने क्या कहा था कि पाली को प्रथम प्राकृत कहा जाता है। तो मैं क्वेश्चन को 2-3 बार इसलिए बता रही हूँ कि आपको डिफरेंस भी समझ में आता रहे और साथ के साथ लर्न भी होता रहे। पाली में लिखे गए कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं: मिलिंद पिन्हो, महावंश, दीपवंश, अटकथा, साहित्य इत्यादि, ठीक है। तो पाली भारत की प्रथम देशीय भाषा थी। पाली में लिखे हुए कुछ ग्रंथ हैं। कौन से? नंबर 1 मिलिंद पिन्हो, दूसरा है महावंश, फिर है दीपवंश और फिर है अटकथा साहित्य। पाली भाषा में 3 व्याकरण भी उपलब्ध है। तो पहले तो हमने त्रिपिटक ग्रंथ पढ़े थे कि तीनों पिटक कौन से थे: सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। अब हम पढ़ रहे हैं कि पाली भाषा में कुछ प्रमुख ग्रंथ और हैं। कौन से? मिलिंद पिन्हो, महावंश, दीपवंश और अटकथा साहित्य इत्यादि। अब हमने कहा कि पाली भाषा में 3 व्याकरण भी उपलब्ध हैं। कौन से? सदनीति व्याकरण, कच्चान व्याकरण और मोगलान व्याकरण। सदनीति व्याकरण की रचना अंग्रवंश ने की थी, जो कि एक बर्मी भिक्षु थे, ठीक है, बर्मा के भिक्षु थे अग्रवंश। उन्होंने रचना की थी किसकी? सदनीति व्याकरण की। श्रीलंका के मोगलान ने मोगलान व्याकरण तथा कच्चान ने कच्चान व्याकरण की व्याख्या की थी, रचना की थी, ठीक है। तो अगर हम पूछते हैं कि भाई हमसे पूछा जाता है कि मोगलान व्याकरण की रचना किसने की थी, तो श्रीलंका के मोगलान ने की थी। और कच्चान व्याकरण की रचना किसने की थी, तो श्रीलंका के कच्चान ने की थी। पाली भाषा मुख्यतः मगध, उज्जैनी, कलिंग, कोसल आदि स्थानों पर प्रचलित थी। तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, ध्यान से सुनते चलिए।
पाली भाषा कहाँ कहाँ पर स्थानों पर प्रचलित थी मुख्यतः? तो मुख्यतः मगध, उज्जैनी, कलिंग, कोसल आदि पर प्रचलित थी। मुख्य रूप से पाली को मध्य प्रदेश की बोली माना जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि मुख्य रूप से पाली को किस प्रदेश की बोली माना जाता है? तो हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश की। या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की बोली मुख्य रूप से कौन सी है? तो वह है पाली। पाली में वर्णों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है। तो देखिए, अगर पाली भाषा के स्वर पढ़ते हैं तो वो हैं ए, आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, ए, औ और ओ। ठीक है, तो पाली भाषा के स्वर हैं ये। और व्यंजन है क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, ह, ल और अ। ठीक है, तो इसके बारे में हमने डिटेल पिछली वीडियो में भी पढ़ा था कि कुल कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं। साथ ही साथ हमारी व्याकरण का कोर्स भी चल रहा है, तो उसमें सारी व्याकरण हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इतना जो हमने पढ़ा आज की वीडियो में हमने सिर्फ यही पढ़ा है कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएँ कौन कौन सी हैं। उसमें है पाली, प्राकृतिक और अपभ्रंश। उसकी पहली भाषा हमने पढ़ ली है और इनका काल था मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। ठीक है, ये तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब अगली वीडियो में पढ़ेंगे प्राकृतिक, लेकिन उससे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? वीडियो को ख़त्म करने से पहले हम करने वाले हैं जो हमने पढ़े उनको कितने क्वेश्चन में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो वीडियोज़ आप लोगों के लिए बहुत वैल्यूएबल है, आप इससे पूरी देखिएगा। तो अभी जो हमने पढ़ा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा क्या है, तो उसको हमने क्वेश्चन में कन्वर्ट किया। 32 क्वेश्चन इससे पहले वाली वीडियोज़ में हो चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का काल क्या है? 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। किसके जन्म तक भारतीय आर्य भाषा विकास के मध्यकाल में प्रवेश कर चुकी थी? तो भगवान बुद्ध के जन्म तक। क्वेश्चन नंबर 35 है, 1500 वर्षों में भारतीय आर्य भाषा किस रूप में विकसित हुई? तो हम बताएंगे प्राकृतिक और अपभ्रंश के रूप में। प्राकृतिक के भी भेद हैं, वो भी पढ़ेंगे। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की जननी कौन है? वो है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन आर्य भाषाओं के कितने रूप हैं? वो हैं मुख्य रूप से 3, पाली, प्राकृतिक और अपभ्रंश। ठीक है, तो अपवर्ट अपभ्रंश का ही एक अन्य नाम है, दूसरा नाम है इसे कह सकते हैं, या उसका दूसरा रूप है। अब हम पढ़ लेते हैं पाली में। क्वेश्चन नंबर 39 हुआ, प्रथम प्राकृतिक किसे कहा जाता है? पाली को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, पाली में किस साहित्य की रचना हुई? बौद्ध साहित्य की, क्योंकि भगवान बुद्ध के जन्म तक जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है वो मध्यकाल में प्रवेश कर चुकी थी, ये हमने ऊपर पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 41 है, पाली में किन ग्रंथों की रचना हुई? त्रिपिटक ग्रंथों की। वो त्रिपिटक ग्रंथ कौन से हैं? नंबर 1 सुत्त पिटक, नंबर 2 विनय पिटक और नंबर 3 अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में कितने उपदेशों का संग्रह है? किसके उपदेशों का संग्रह है? तो अभी हमने पढ़ा था कि भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। और इसमें क्या बताया गया है कि साधारण बातचीत के ढंग पर इसमें भगवान बुद्ध ने उपदेश दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, विनय पिटक में किसकी शिक्षाओं का संकलन है? तो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। ठीक है, संघ संचालन को नियमित करने के लिए वो उन्होंने शिक्षाएं दी थी। तो ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। सुत्त पिटक में तो उपदेश हैं। कौन से उपदेश हैं? साधारण बातचीत के ढंग पर उपदेश हैं। और किसके उपदेश हैं? वो भगवान बुद्ध के। जबकि विनय पिटक में क्या हैं? शिक्षाएँ हैं। ठीक है, और वो कौन सी शिक्षाएँ हैं? संघ संचालन को नियमित करने के लिए शिक्षाएँ दी गई हैं। किसने दी हैं? भगवान बुद्ध ने दी हैं। अभिधम्म पिटक में किसका विश्लेषण किया गया है? तो अभिधम्म पिटक में किसी चीज़ का विश्लेषण किया गया है। किसका विश्लेषण किया गया है? चित्त, चैतसिक आदि धर्मों का विश्लेषण किया गया है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि चित्त, चैतसिक आदि धर्मों का विश्लेषण किस में किया गया है, तो अभिधम्म पिटक में किया गया है। भारत की प्रथम देशीय भाषा कौन सी है? भारत की प्रथम देशीय भाषा है पाली। क्वेश्चन नंबर 46 है, पाली भाषा में लिखे गए प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो वो हैं 4, लगभग 4 हैं। एक है मिलन पन्हो, दूसरा है महावंश, तीसरा है दीपवंश और चौथा है अटकथा। ठीक है, तो पाली में भाषा में कितने प्रमुख ग्रंथ लिखे गए हैं? वो 4 लिखे गए हैं। पाली भाषा के प्रमुख व्याकरण कौन से हैं? तो 3 व्याकरण हैं। सदनीति व्याकरण, जिसके रचयिता हैं अगवंश और वो एक बर्मी भिक्षु थे। दूसरा है कच्चान व्याकरण, जिसको लिखा है यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे आएगा कच्चान और यहाँ पे आएगा मोगलान। ठीक है, तो कच्चान व्याकरण किसने लिखा है? कच्चान लोगों ने लिखा है, जो कि श्रीलंकाई भिक्षु हैं। और मोगलान किसने लिखा है? वो मोगलान ने लिखा है, जो वो भी श्रीलंकाई भिक्षु हैं। ठीक है,
पाली भाषा मुख्यतः कहाँ प्रचलित थी? तो पाली भाषा मुख्यतः मगध, उज्जैनी, कलिंग और कौशल इत्यादि में प्रचलित थी। क्वेश्चन नंबर 49 है, पाली मुख्यतः कहाँ की बोली मानी जाती है? तो पाली मुख्यतः मध्य प्रदेश की बोली मानी जाती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैंने इतना पढ़ा। मैंने जब अपना UGC नेट क्वालिफाई किया था तो मैंने इसी तरह से अपने नोट्स बनाए थे, वही नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। ठीक है, तो आप भी इससे पढ़ते चलिए। तो जब मैंने हिंदी से UGC नेट क्लियर किया था, तो जब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स से करते हैं तो उसी का बिल्कुल हमने इन डिटेल पढ़ा है। तो ये बिल्कुल मैक्सिमम है। इसके अलावा आपका कोई भी पेपर हो, क्वालिफाई कर रहा होगा, चाहे आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर वो जो है वैसा है आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव हो या फिर कोई भी आपका एकेडमिक एग्ज़ाम हो, उसके लिए सारी हिंदी इसमें कराई जा रही है। तो आप ये डिटेल में पढ़ सकते हैं, क्योंकि और जो सिविल एग्ज़ाम्स हैं, UPC हो गया या फिर स्टेट PCS वगैरह हो गया, PCSJ हो गया, तो उसमें एक पार्ट है हिंदी। ठीक है, उसका आपको क्वालिफाई करना है। तो जब हम बिल्कुल हाई लेवल का हिंदी और साहित्य और व्याकरण पढ़ लेंगे, क्योंकि UGC नेट का एक प्रॉपर हिंदी का जो सब्जेक्ट है उसमें सब कुछ ही है ये, क्योंकि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की परीक्षा है वो। तो उसी के जो आप सिविल सर्विसेज वगैरह आप कर रहे हैं उसमें भी यही सब आएगा। तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, आप पूरा हिंदी साहित्य, पूरा हिंदी व्याकरण बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हैं। और इसी तरह हमने जैसे क्वेश्चन वाइज क्लियर किया है, तो हम इसको 10,000 प्लस की पॉइंट्स वन लाइनर नोट्स की फॉर्म में आप इसे पढ़ सकते हैं। उसकी भी मैं वीडियोज़ अलग बनाऊँगी जिसमें कि सारे एक साथ होंगे। अभी तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा पार्ट पढ़ते हैं, उससे कनेक्टेड क्वेश्चन करते हैं। और जो ये वाली वीडियोज़ बनेंगी इसमें पर्टिकुलरली शुरू से लेकर आखिर तक क्वेश्चंस होंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सारे क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूं। और इसके बाद हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे पाली के बाद ही जो दूसरी भाषा है प्राकृतिक। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।